हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि किन किन प्रश्नों के संदर्भ में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, किन किन प्रश्नों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे, उनके बारे में जानते हैं। कि आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उसमें नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा कानून को कम करने का फैसला लिया गया है कि अफस्पा कानून में अब नागालैंड, मणिपुर, असम में क्या थोड़ी बहुत ढील दी जाएगी। लाल किले में मानचित्रण पूरे वर्ष जारी रहेगा। लद्दाख में टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया गया है। पुडुचेरी को कोरोना संक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया है। मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और अपने जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनका अध्ययन करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि केंद्र ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र को कम करने का फैसला लिया है। अफस्पा क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा के तहत जो अशांत क्षेत्र थे अब उसमें कुछ क्या ढील दी जाएगी, उनको कुछ कम करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा के तहत AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अशांत क्षेत्र को कम करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अफस्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्षेत्रों में कमी, लगातार प्रयासों और उग्रवाद को समाप्त करने, स्थायी शांति लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कई समझौतों के कारण बेहतर सुरक्षा स्थिति और तेजी से विकास हुआ है इन क्षेत्रों में, जिसके कारण जो वहाँ की स्थिति है उन स्थितियों में सुधार हुआ है। इसलिए क्या किया गया है, अब अफस्पा कानूनों में थोड़ी ढील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र जो दशकों से उपेक्षित थे अब शांति, समृद्धि, अभूतपूर्व विकास के लिए एक नए युग का गवाह बन रहे हैं। आइए अफस्पा जो कानून है उसके बारे में, जो अफस्पा जो एक्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में देखते हैं कि अफस्पा है क्या। सशस्त्र बल अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत क्षेत्रों में तैनात सैन्य बलों को प्रारंभ में इस विधि के अंतर्गत विशेष शक्तियां प्राप्त थी। कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मतलब उत्तर भारत के जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उन राज्यों में अशांत जो क्षेत्र थे जहाँ पर उग्रवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया, ये सभी घटनाएं होती थी, तो वहाँ पर जो सैन्य बल थे उनको विशेष अधिकार प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? सशस्त्र बल अधिनियम के द्वारा। कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होने के बाद जुलाई 1990 में यह विधि सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1990 के रूप में जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया इसे। हालांकि राज्य के लद्दाख क्षेत्र को इस विधि की सीमा से बाहर रखा गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2018 को मेघालय से इस अधिनियम को हटा लिया था। मेघालय से क्या 2018 में अफस्पा को हटा लिया गया है, मेघालय को शांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आइए इसके बारे में और गहन अध्ययन करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई। अफस्पा की शुरुआत 1942 के समय हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना, और 1942 जब भारत आज़ाद नहीं हुआ है, अभी भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना और जापानी सेना एक साथ मिलकर पूर्वी बॉर्डर पर हमला करने वाले वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को इन अटैक को रोकना था। इसलिए उन्होंने एक अध्यादेश पास किया। किस लिए पास किया था कि जो भारतीय सेना थी और जापानी सेना एक साथ मिलकर क्या कर रही थी, पूर्वी बॉर्डर पर आक्रमण करने वाली थी। मतलब जो आपका उत्तर पूर्वी भारत का जो राज्य है उन राज्यों पर आक्रमण करने वाली थी। अब इस अटैक को रोकने के लिए इन्होंने एक अध्यादेश पास किया और इसके माध्यम से उन्होंने बल विशेष शक्ति अध्यादेश 1942, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 पारित किया। 1951 में क्या हुआ,
कि नागा नेशनल काउंसिल ने 1952 के जो प्रथम निर्वाचन हुआ था उसका बहिष्कार किया। बाद में सरकारी विद्यालयों और अधिकारियों के बहिष्कार तक बढ़ा दिया गया था इस स्थिति को, ठीक है। इस स्थिति से निपटने के लिए असम सरकार ने 1953 में नागा हिल्स में असम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एक्ट लागू किया। विद्रोहियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई तेज कर दी गई। जब स्थिति गंभीर हो गई तो असम ने नागा पहाड़ियों में असम राइफल्स को तैनात कर दिया गया था। असम अशांत क्षेत्र अधिनियम 1955 को अधिनियमित कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र राज्य पुलिस को विधिक ढांचा प्रदान किया गया। किंतु असम राइफल और राज्य सशस्त्र पुलिस नागा विद्रोहियों को रोक नहीं पाई। विद्रोही नागा राष्ट्रवादी परिषद ने एनएनसी जो है उसने क्या किया, 23 मार्च 1956 को एक समानांतर सरकार, नागालैंड में नागा जो विद्रोही थे उन्होंने क्या किया, एक समानांतर सरकार का गठन कर लिया, जिसे नागालैंड की संघीय सरकार का गठन किया। किसने किया? नागा राष्ट्रवादी जो परिषद थी। सशस्त्र बल असम मणिपुर विशेष शक्तियाँ अध्यादेश 1958 को 22 मई 1958 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रख्यापित किया गया था। इसे 11 सितंबर 1958 को सशस्त्र बल असम मणिपुर विशेष शक्ति अधिनियम 1958 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। ये थी अपस्पा के बारे में जानकारी। आइए आगे बढ़ें, अपना जो अगला प्रश्न है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि लाल किले में मानचित्रण प्रदर्शन अब पूरे वर्ष जारी रहेगा। लाल किले में क्या 25 मार्च से भारत भाग्य विधाता, जिसको स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया था, जो कार्यक्रम चल रहा है 10 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें क्या किया जाएगा कि भारत के पहलुओं को उजागर करने वाला जो मातृभूमि मानचित्रण प्रदर्शन अब पूरे वर्ष ऐतिहासिक लाल किले में प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब जो भारत की जो संस्कृतियां हैं, जो विविधता है, उसको मतलब भारत को, पूरे भारत की संस्कृति को उजागर करने के लिए मानचित्रण जो ऐतिहासिक लाल किले में अब पूरे वर्ष जारी रहेगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि यह शो अत्याधुनिक तकनीक के साथ प्रकाश, ध्वनि, संगीत का उपयोग करके एक भव्य प्रदर्शन करेगा। यह अपने लंबे और अद्भुत इतिहास के माध्यम से भारत की समृद्ध और विविध जो संस्कृति है उसको उजागर करेगा। यह प्रदर्शन नागरिकों में गर्व पैदा करने के, देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए ऐसा किया जाएगा, ठीक। अब संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता जारी है और मानचित्रण प्रदर्शन मातृभूमि को सांस्कृतिक समारोह में अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। 10 दिवसीय महोत्सव के 3 अप्रैल को समाप्त होने के बाद भी यह प्रदर्शन जारी रहेगा, जहां भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो धरोहर है, उन धरोहरों का क्या किया जाएगा, लाल किले में प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे वर्ष ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आइए लद्दाख के बारे में जो अगला क्वेश्चन है उसको समझते हैं कि लद्दाख में महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीका अभियान चलाया जाएगा। अब देखिए, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, जो गले से संबंधित जो कैंसर होता है उसके लिए महिलाओं के लिए क्या लद्दाख में टीका चलाया जाएगा, टीका अभियान चलाया जाएगा। केंद्र शासित जो प्रदेश है लद्दाख, सर्वाइकल कैंसर यानी गर्दन संबंधी जो कैंसर है उसके खिलाफ टीका अभियान शुरू किया गया है। यह सभी पात्र महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। लद्दाख के जो प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लद्दाख में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीके की 3 खुराक 15 से 18 आयु वर्ग की महिलाओं को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? सर्वाइकल जो टीका है उसकी जो खुराक 15 से 18 वर्ग की आयु की महिलाओं को। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में महिलाओं में सामान्य खून की कमी के साथ साथ कैंसर के मामले में व्याप्त जो चिंता का विषय है, उन्होंने कहा कि सावधानी बरतने से सर्वाइकल और जो ब्रेस्ट कैंसर पर काबू पाया जा सकता है। इन रोगों का निदान वैक्सीन और जागरूकता से भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लेह और कारगिल के जिला अस्पतालों में जल्द ही लद्दाख में ब्रेस्ट कैंसर के जो मामले हैं उनकी जांच होगी, इसके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध होगी। जल्द मैमोग्राफी मशीनें उपलब्ध करा दी जाएंगी। उसके लिए क्या ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जो भी सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर कोतवाल ने कहा कि NFHS सर्वेक्षण से पता चला है कि लद्दाख की 90% से अधिक जो आबादी है एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ठीक है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में करीब 6 महीने से ताज़ी सब्जियों की कमी के कारण एनीमिया के मामले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने लद्दाख में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आंगनबाड़ियों और स्कूल में बच्चों उन्होंने कहा है
कि लद्दाख में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आंगनबाड़ियों और स्कूलों में बच्चों के लिए ICDS और मिड डे मील योजनाओं के अलावा फोर्टिफाइड जो खाद्यान्न हैं आटा की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। पुडुचेरी के बारे में महत्वपूर्ण सूचना है कि पुडुचेरी को कोरोना संक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जिसको कोरोना संक्रमण मुक्त कर दिया गया। इस साल फरवरी से ही संक्रमण दर में गिरावट आ रही थी। प्रदेश के चारों क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया, जिसके कारण इसको कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसे कोविड टीकाकरण की बड़ी उपलब्धि बताया गया है। पुडुचेरी में अब तक 16,29,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो अगला क्वेश्चन है कि साइखोम मीराबाई चानू ने जीता BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। मीराबाई चानू को BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये आपकी मीराबाई चानू है। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि मीराबाई चानू ने कहा है कि इस समय अमेरिका में वो क्या अपना जो प्रैक्टिस सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन अमेरिका में कर रही हैं, और इस साल जो एशियाई खेल होंगे, राष्ट्रमंडल खेल होंगे, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बारे में इन्होंने अपनी जानकारी दी है। और BBC के द्वारा BBC का इन्होंने धन्यवाद दिया है कि BBC ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ जो स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर है उसका अवार्ड दिया गया है। वहीं भारत की जो युवा क्रिकेटर शेफाली वर्मा है, उनको सर्वश्रेष्ठ जो उदीयमान खिलाड़ी मतलब बेस्ट जो इमर्जिंग प्लेयर हैं उसका अवार्ड दिया गया है। वहीं सिडनी ओलंपिक 2000 में पदक जीतने वाली जो भारोत्तोलक थी करलम मल्लेश्वरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है करलम मल्लेश्वरी के बारे में, करलम मल्लेश्वरी को दिल्ली जो विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो खेल यूनिवर्सिटी है उसका कुलपति नियुक्त किया गया है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के खिलाड़ियों को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया है। जो टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने क्या भागीदारी की थी, जिन्होंने पदक भाग लिया था और पदक जीता, उनको क्या सम्मानित किया जाएगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।